नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को ऑस्मैटिक प्रेशर स्टडी करा रही थी। इस ऑस्मैटिक प्रेशर में मैं आप लोगों को जो पिछले वीडियो में ऑस्मैटिक प्रेशर्स के लिए हमने रूल स्टडी किया था, आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस के टाइप बताऊंगी। 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। उसमें भी मैंने आप लोगों को जो वर्ड यूज किया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो उसका मतलब भी आज हम समझेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस किसे कहेंगे। बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। इसमें आपकी है यूनिट 5th सॉल्यूशन। उसमें आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशंस को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले इनकी डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशंस इक्वल हो जाती है और सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं, किसी भी तरफ मूव नहीं करते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या समझा था? ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है कि सोल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं कहां? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ऐसे ही मूव करते हैं। और किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमने क्या कहा कि ऐसे सिचुएशन भी तो आ सकती है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके दोनों तरफ इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी है, इन दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस जब डिफरेंट डिफरेंट होती है तो हमारा सोल्यूट पार्टिकल्स मूव करता है हाई कंसंट्रेशंस से लो कंसंट्रेशंस की तरफ। और ये मोशन तब तक होता रहता है जब तक सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी की कंसंट्रेशंस इक्वल नहीं हो जाती। तो जिस टाइम इक्वल हो जाती है तब ये ए और बी दोनों सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब यहाँ पे न सोल्यूट पार्टिकल ए से बी में जाएगा और न ही बी से ए में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशंस सेम हो गई। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें दोनों ही सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस इक्वल हो जाती है और सोल्यूट पार्टिकल्स जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी सॉल्यूशंस में पास नहीं होता है। तो ये दोनों सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, जहां पे दोनों की कंसंट्रेशंस, मान लो ए की कंसंट्रेशन C1 थी और बी की कंसंट्रेशन C2 थी, तो इन दोनों की कंसंट्रेशंस क्या हो जाती है?
उस केस में इक्वल हो जाती है। एट इक्विलिब्रियम या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हुए तो क्या होगा, C1 इक्वल टू C2 होगा। C1 इक्वल टू C2 होगा, उस केस में यहाँ पे मूव ही नहीं करेंगे। मीन्स C1 क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो इसकी V1 वॉल्यूम है और इसके नंबर ऑफ मोल्स ये 2 वाला है, नंबर ऑफ मोल्स N2 है, यहाँ पे N1 है और वॉल्यूम V1 है। तो इनकी कंसंट्रेशंस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या है N1 और वॉल्यूम क्या है V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2। ये सिचुएशंस आ जाती है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में N1 क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स और N2 भी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। N1 नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप, गिवन वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट। वैसे ही N2 कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट। ये वैल्यू भी मैं जब यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है, ये रिलेशन जिन सॉल्यूशंस में होगा वो आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मेटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस नॉर्मल टेम्परेचर पे जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मेटिक प्रेशर कम होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, और जिनका ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। एट नॉर्मल टेम्परेचर द ऑस्मेटिक pressure is low. The osmotic pressure is low. Osmotic pressure of a solution is low. Then the solution is called hypertonic solutions. सॉरी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें नॉर्मल टेम्परेचर पे जिनका ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो कम होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या कहा मैंने, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो, ग्रेटर हो, ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाएंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। इन दो डिफरेंट हाइपो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को जब हम किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जोड़ देते हैं तो यहां पे सोल्यूट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक होगा, याद रखना। क्योंकि ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो क्या था, उसको सोल्यूट पार्टिकल्स को मूव करने के लिए रोकना, वो क्या कहलाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। सोल्यूट पार्टिकल्स को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करवाने के लिए जो फोर्स, अपोजिट जो फोर्स, उस मूवमेंट को रोकने के लिए जो फोर्स लगा है वो क्या कहलाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। यहां पे हमने क्या कहा, हाइपोटोनिक का ऑस्मेटिक प्रेशर कम है और हाइपरटोनिक का ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा है, तो मूव किधर होगा भाई, ये ज्यादा तो उसको रोक ही रहा है,
मूवमेंट किधर होगा, ये कम है तो ये हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की तरफ मूव होगा। यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल जब इन दोनों को, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सॉल्यूशन ए और यहाँ पे सॉल्यूशन बी है। सॉल्यूशन ए जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन बी जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस मींस ये पार्टिकल्स के मूवमेंट को ज्यादा विरोध करेगा, अपनी तरफ नहीं आने देगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस मींस इसका प्रेशर कम है, मींस ये कम विरोध कर रहा है, उनका कम अपोज कर रहा है, तो सोल्यूट पार्टिकल्स कहां से कहां मूव करेंगे, हाइपो से हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे। सोल्यूट पार्टिकल्स कहां से कहां मूव करेंगे, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे। सॉरी, उल्टा। सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं यहीं पे हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे इस ऑस्मेटिक प्रेशर की कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। देखो हमने एक लॉ पढ़ा था ऑस्मेटिक प्रेशर का कि ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो ऑस्मेटिक प्रेशर की इक्वेशंस निकाली थी हमने, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। हमने एक इक्वेशन निकाली थी ऑस्मेटिक प्रेशर के लॉ को यूज करते हुए। हमने ऑस्मोसिस में लॉ यूज किया था और हमने कहा था कि ये आइडियल गैसेस की तरह ही यहाँ पे लॉ फॉलो होते हैं, और वहां पे हमने इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन क्रिएट करवाई थी, और वो इक्वेशन क्या थी आपकी, पाई वी इक्वल टू था एन आर टी। भाई गैस, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, जहां पे पी क्या है, प्रेशर, यहां पे हमने क्या लिया, ऑस्मोसिस प्रोसेस, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर। पाई वी इक्वल टू एन आर टी, इस v को इसके नीचे भेज दो, पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाती है, कंसंट्रेशंस। अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाती है, कंसंट्रेशंस। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई, सी आर टी, पाई की वैल्यू क्या हो गई, सी आर टी। अब हम इस वैल्यू में और वैल्यूज n में, नंबर ऑफ मोल्स में वैल्यूज पुट करें तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और n वैल्यू होती है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। इसकी जगह मैं, इस n की जगह ये वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू पाई वी, ये इक्वल टू आएगा W अपॉन एम आर टी। n की जगह मैंने क्या रख दिया, W अपॉन एम पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, W अपॉन एम आर टी। इस v को उसके नीचे भेज दो तो आपके पास पाई की इक्वेशन आ गई, W अपॉन एम आर टी अपॉन वी। इस इक्वेशंस का भी यूज करते हैं हम ऑस्मेटिक प्रेशर निकालने के लिए, इस इक्वेशंस का भी यूज करते हैं हम ऑस्मेटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूं,
100 ग्राम एक सब्सटेंस है जो 250 ml वाटर में डिसोल्व हुआ है। इस सॉल्यूशन का 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑस्मेटिक प्रेशर दिया हुआ है। मॉलिक्यूल का सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। देखो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्या क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में लिख रही हूं, 10 ग्राम सब्सटेंस dissolve in 250 ml water। 250 ml वाटर में डिसोल्व है। द ऑस्मेटिक प्रेशर of solution is 600 mm at 15 degree centigrade temperature। 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। इस सब्सटेंस का हमें क्या निकालना है, ये m निकालना है। देखो इस इक्वेशन में m क्या हो गया, W अपॉन पाई इंटू में R इंटू T अपॉन V। ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, वो हम एक एक करके लिखते हैं। हमें दिया हुआ है W 10 ग्राम, R हमारा होता है गैस कांस्टेंट और ये वैल्यू हमें पता होती है 0.0821 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, इसको केल्विन में चेंज करना है हमें, तो 273 इसमें एडिशन कर देंगे 8 288 केल्विन आ गया। और जो आपको प्रेशर दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, mm में। इसको मुझे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये पता है कि 760 mm जो होता है ऑफ Hg, ये होता है 1 atm। मुझे एटीएम में कन्वर्ट करना है। कितना दिया हुआ है आपको, 600 mm ऑफ Hg। ये क्या होगा, 600 को मैं यदि 760 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, एटीएम आ जाएगा। मुझे किस में चाहिए, एटीएम में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो आर की वैल्यू यूज कर रहे हो वो किस में है, एटीएम में। सेम यूनिट में ही वैल्यू हम यूज करते हैं। तो इस 600 mm को हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो पाई की वैल्यू आ गई 600 अपॉन 760 एटीएम। W आ गया आपके पास, R आ गया आपके पास, T आ गया, पाई आ गया, V भी दिया हुआ है। V आपको कितना दिया हुआ है, 250 ml। लीटर में चेंज करना है तो क्या होगा, 250 अपॉन 1000। इससे ये कैंसिल आउट, ये 4 मीन्स 1 अपॉन 4 लीटर आ गया। ये सब वैल्यूज मैं यहां पे रखूं तो m की वैल्यू आ जाएगी, m इक्वल टू W की वैल्यू 10, पाई की वैल्यू 600 अपॉन 760 इनटू में R की वैल्यू 0.8
0.0821, टी की वैल्यू 288 और वॉल्यूम 1/4। जो कट रहे हैं उनको काट देना और जो भी आपके इसको सोल्व करोगे आपस में मल्टीप्लाई करके, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूं, ये आता है 1198। मीन्स m की वैल्यू आपके पास आ गई 1198। मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लिया 1198 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले पाई की वैल्यू लिखते हैं। हमें पाई निकालना है। पाई हमारा होता है, अभी हमने लिखा था N/V/RT। भाई नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, वेट दिया हुआ नहीं है हमें, 3% में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं। मैंने ये माना कि 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें 3 ग्राम परसेंट है। 100 ग्राम जो सॉल्यूशन बना है उसमें क्या है, 3 ग्राम आपका यूरिया डिसोल्व है। सॉल्यूशंस के हमने परसेंट निकाला था सॉल्यूशंस में कि परसेंट कैसे होता है, कि परसेंट आप कैसे निकालते हो, उसका वेट अपॉन टोटल वेट सॉल्यूशंस का, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, वही परसेंटेज आता है। मुझे 3% दिया हुआ है, मीन्स 3 ग्राम को मैं 100 ग्राम सॉल्यूशंस बना लूं, वो मेरा क्या हो जाएगा, 3% यूरिया सॉल्यूशन हो जाएगा। इस यूरिया का मुझे मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, कितना होता है यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट, 60 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो आप, 3 ग्राम वेट दे दिया आपको W, मॉलिक्यूलर वेट ये रहा 60 ग्राम। तो आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स, N की वैल्यू क्या होगी, 3/60। क्या हो जाएगी, 3/60। V क्या है यहाँ पे, 100 ml या 100 ग्राम, एक ही बात है, बहुत कम डिफरेंस पड़ता है। हमें V को लीटर में चेंज करना है, तो मैं इस को किससे डिवाइड कर दूं, 1000 से, मीन्स 1/10 लीटर मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखो आपके पास N की वैल्यू आ गई 3/60, V की वैल्यू आ गई 1/10, T की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, T क्या है 273 प्लस 0 मीन्स 273 केल्विन। R क्या है, अभी लिखा था हमने 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स। ये सब वैल्यूज मैं यहां पुट करूंगी तो मेरे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। पाई क्या आएगा, 3/60 इंटू में आर की वैल्यू, ये एन की वैल्यू रख दी मैंने, आर की वैल्यू क्या है 0.0821, टी की वैल्यू क्या है 273 अपॉन वी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/10। इससे ये कैंसिल आउट, 2, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास पाई की जो वैल्यू आएगी वो एटीएम में आएगी। पाई की जो वैल्यू आएगी वो
एटीएम में आएगी। ये आता है आपके पास 11.21। कैलकुलेट कर लेना। इस तरीके के आपको क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब हम अगली क्लास में जो स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने ऑस्मेटिक प्रेशर आप लोगों का आज कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू।